Hi everyone, welcome back to our study classes. I hope you all are doing well. So guys, आज के फाइनल रिवीजन सीरीज में जो यूनिट आपके साथ कवर अप करने वाले हैं वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का हमारा, बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी के सभी आज हमने इस अपने फाइनल रिवीजन सीरीज में कवर अप कर लेने हैं। सो यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये रेलिवेंट है ही सेशन, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और कॉमर्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट अगर आपका कवर अप होता है तो भी आप हमें इस सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन मैं कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस सेशन में कवर अप करेंगे और लास्ट में कुछ आपके साथ पीवाई क्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको ऐसे सेशंस की जल्दी जल्दी मिलती रहे। So these are the important topics which we are going to cover in this session. Law of demand की बात करेंगे, बहुत ही important topic है हमारा law of demand. Then elasticity of demand, types of elasticity of demand और different जो types हैं demand elasticity की उनकी हम degrees की बात करेंगे. Then utility analysis and indifference curve की बात करेंगे. Utility analysis में हमारे पास law of diminishing margin utility आता है, law of equi margin utility आता है. And then बात करेंगे indifference curve की. देन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स की बात करेंगे. फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में ये चारों मार्केट स्ट्रक्चर हमने कवर अप करने हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ऑलिगोपोली. एंड 3 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो आपको सिलेबस में दी गई हैं, दैट इज प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड पीक लोड प्राइसिंग. सो ये सारे टॉपिक्स आज के सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं आपके साथ. सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं कि एवे स्टडी क्लासेस आपको मल्टीपल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन एंड इवन पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मल्टीपल कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है. यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए आप यूनिट वाइज सोल्ड पीवाई क्यूज चेकआउट कर सकते हैं. मॉक टेस्ट सीरीज, फास्ट कोर्स और फुल मास्टर कोर्स अवेलेबल है. ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट कोर्सेज जैसे यूपी आरपीएससी डिफरेंट स्टेट्स के जैसे एचपीएससी और एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है. सिमिलरली ऐसे पीजीटी कॉमर्स के लिए जो डिफरेंट कोर्सेज हैं जैसे केवीएस, यूपी पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी, इनके कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं जो जो भी रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं. और साथ ही इसका एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है. तो इन सभी कोर्सेज की डिटेल आप हमारी वेबसाइट www.everstudy.in पर जाकर चेक कर सकते हैं और आप साथ ही हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. Now, what is demand? Demand is simply कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर डिफरेंट प्राइजेस पे, वेरियस प्राइजेस पे विलिंगली कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए तैयार है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम बोलते हैं डिमांड. अब जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो जो टर्म यूज की जाती है वो है इफेक्टिव डिमांड. इफेक्टिव डिमांड कब होगी? जब ये सभी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाइड होंगी. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्टिव डिजायर. इफेक्टिव डिजायर होना जरूरी है टू अ कंज्यूमर. जैसे अगर आपको मर्सिडीज परचेज करनी है तो ये आपकी इफेक्टिव डिजायर है. अब उस डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपके पास इतनी परचेजिंग पावर होनी चाहिए उसको खरीदने के लिए. ठीक है. परचेजिंग पावर के साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी. आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए पैसा खर्च करने की. और जो पर्टिकुलर मर्सिडीज आपने परचेज करनी है, जो पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी आपने परचेज करनी है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, प्राइस पे, प्लेस पे अवेलेबल होनी जरूरी है. ठीक है. तो अगर ये सभी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाइड होती हैं, दैट रेफर टू एज इफेक्टिव डिमांड. अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के. सबसे पहला और सबसे जरूरी तो यही है कॉमोडिटी का खुद का प्राइस. अगर उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटीज. अब रिलेटेड कॉमोडिटीज में हमारे पास आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और आते हैं हमारे पास सब्सटीट्यूट गुड्स. सब्सटीट्यूट गुड्स को कॉम्पीटिंग गुड्स भी बोला जाता है. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो ज्वाइंटली यूज किए जाते हैं. जैसे कार, पेट्रोल इकट्ठे यूज किया जाएगा. ठीक है. प्रिंटर के साथ इंक भी चाहिए आपको, तो ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. ठीक है जी. सो अब ये डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा? अगर कार के पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कार की डिमांड कम हो जाएगी. इंक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो प्रिंटर की डिमांड कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा. ठीक है ना. सो इस तरीके से डिमांड अफेक्ट हो रही है. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिमांड कर्व कैसी होगी? इनवर्स रिलेशनशिप है ना प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, तो नेगेटिवली स्लोप होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी. तो आपने सभी के डिमांड कर्व्स याद रखने हैं. ऐसी सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? आप एक गुड को दूसरे गुड की जगह यूज कर सकते हैं. जैसे अगर ऑरेंज जूस अवेलेबल नहीं है तो आप मैंगो जूस ले लीजिए. ठीक है. अगर बॉल पेन अवेलेबल नहीं है तो आप जेल पेन ले लीजिए. टी अवेलेबल नहीं है तो आप कॉफी कंज्यूम कर लीजिए. तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है. अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे डिमांड को अफेक्ट करती है?
अगर टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आप कॉफी की डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है, तो इस तरीके से डिमांड अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो डिमांड कर्व यहाँ पे कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऐसे ही इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी डिमांड को अफेक्ट करेगी। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड पर्टिकुलर कमोडिटी की कम, सॉरी, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो डिमांड भी कम होगी। अब डिपेंड करता है कि गुड की टाइप कैसी है, नॉर्मल गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है, या फिर गिवन गुड्स है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स का रिलेशनशिप बताया हुआ है इनकम के साथ और प्राइस के साथ। इस टेबल को आपने याद रखना है। ठीक है, सिंपली नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं, तो नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन इंफीरियर गुड्स की कम हो जाएगी और गिवन गुड्स की भी कम हो जाएगी। राइट, ऐसे ही टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं कंज्यूमर के, वो चेंज हो रहे हैं, फैशन के अकॉर्डिंग टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, आप कल्चर अपना चेंज कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर से आप ट्रेडिशनल कल्चर पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की डिमांड भी अफेक्ट होगी। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर में प्राइजेस की क्या एक्सपेक्टेशन है कि प्राइजेस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, उससे भी हमारी डिमांड अफेक्ट करती है। पॉपुलेशन साइज अगर बढ़ रहा है तो इससे भी डिमांड अफेक्ट करेगी, है ना, पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, प्राइस अगर कम कर दिया तो डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे ही नेशनल इनकम, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर के पास क्रेडिट फैसिलिटी कितनी अवेलेबल है, सो ये सभी फैक्टर्स जो है डिमांड को अफेक्ट करते हैं। Okay, now coming to the very important law of demand analysis, that is law of demand. So ये law कहता है other things being equal, if the price of the commodity falls, quantity demanded of it will rise, and if the price of a commodity rises, its quantity demanded will decline. बहुत ही simple law है। other things being equal को ceteris paribus भी बोला जाता है। अब other things being equal का मतलब क्या हुआ कि इस लॉ में हम दो वेरिएबल्स की बात करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की, जिसमें से जो प्राइस है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी डिमांडेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि इन दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले प्राइस के अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, ऐसा एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ये एजम्पशंस रहती हैं। प्राइस के अलावा और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस जो है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस जो है, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए, या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो है प्राइस को लेके, वो सब जो हमारे फैक्टर्स हैं उन्हें हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की ही बात की जाती है। सो ये लॉ कहता है कि अगर कॉमोडिटी का प्राइस फॉल कर जाता है तो उस कॉमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कॉमोडिटी का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की वो डिक्लाइन कर जाएगी। सो यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, इस लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं। ठीक है, और एवरेज रिवेन्यू कर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो ये जो हमारे पास ग्राफ और शेड्यूल है, डिमांड शेड्यूल हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन हो गया और डिमांड कर्व हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। सो ये इंडिविजुअल डिमांड की है। ठीक है, मार्केट डिमांड में क्या होगा कि एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स हो जाएगा। लेट्स सपोज कि ए कंज्यूमर है और एक बी कंज्यूमर है, इनकी जो डिमांड है उसका हम समेशन कर देंगे। ठीक है, जो लेटरल समेशन होगा और उसके बेसिस पे जो ग्राफ बनेगा वो मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है, और जो मार्केट डिमांड का कर्व होता है वो फ्लैटर होता है देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। चलिए जी, अब बात करते हैं कि जो डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है उसके रीजन क्या है, व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड कौन से लॉ पे बेस्ड है, आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे, डिफरेंट लॉज दिए जाएंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, सो याद रखने लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जब एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी अगर उस कमोडिटी की कम हो रही है तो कंज्यूमर जो है ज्यादा पे करने के लिए तैयार नहीं होगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू पे मोर प्राइस फॉर द कमोडिटी एंड अल्टीमेटली डिमांड जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिक्लाइन कर जाएगी। तो आ गया ना नेगेटिव रिलेशनशिप, और इससे हमारा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है कि कंज्यूमर की रियल इनकम में चेंज आना, परचेजिंग पावर में चेंज आना। अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो क्या होगा, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी, कम उसके पास ज्यादा पैसे बच जाएंगे ना। ठीक है, और अल्टीमेटली परचेजिंग पावर भी ज्यादा हो जाएगी और डिमांड भी क्या होगी उस कमोडिटी की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप है, दैट इज व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड।
नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज कर जाता है और सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस सेम है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को ही परचेज करेगा ना, रादर देन इट सब्स्टिट्यूट। अगर टी के प्राइसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, तो कंज्यूमर, और यूजुअली टी ही परचेज करता था, तो क्या करेगा कंज्यूमर, टी की डिमांड को बढ़ा देगा ना, और कॉफी की प्राइसेस में कोई फर्क नहीं आया तो उसके सब्स्टिट्यूट को नहीं परचेज करेगा, तो आ गया ना नेगेटिव रिलेशनशिप, अगेन डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस में क्या है कि जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, देन अगर कंज्यूमर रिस्ट्रिक्ट कर देता है इट्स यूजेस, मतलब कि अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के यूजेस को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, डिमांड उसकी कम कर देगा। अगर मिल्क बहुत ज्यादा महंगा हो गया है तो वो क्या करेगा, मिल्क कम कंज्यूम करेगा, और उसके जहां वो डिफरेंट यूजेस में उसको लेके आ रहा था, अब उसको उसके यूजेस को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा सिचुएशन है। देन वी हैव साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अगर कमोडिटी का प्राइस फॉल कर जाता है तो बहुत सारे कंज्यूमर्स उस पर्टिकुलर कमोडिटी को पहले जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे हाई प्राइसेस होने की वजह से, अब क्या करेंगे, वो उसे ज्यादा परचेज करना शुरू कर देंगे। तो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप भी हमारे डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग में लेके आते हैं। सो दीज वर द रीजंस व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस की। लॉ ऑफ डिमांड तो सिंपली कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस कहती हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब वो कौन सी एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड की, उनकी बात अब हम करते हैं। सो सबसे पहले है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स नेम आफ्टर द इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट गिफिन। अब आपको कंफ्यूजन होती है कि गिफिन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, गिफिन गुड्स के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होनी जरूरी है। सबसे पहले वो तो हाईली इंफीरियर गुड्स होने जरूरी है, ठीक है, उन गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा नहीं होते हैं, लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर देयर, एंड द गिफिन गुड्स ऑक्यूपाई अ सब्सटेंशियल प्लेस इन द कंज्यूमर्स बजट। कैसे, कैसे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है यहाँ पे, यानी कि गिफिन गुड्स की प्राइस में और गिफिन गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड में। देखिए, अगर मार्केट में गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम जो है वो कांस्टेंट है, सेम है, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, अब अपना पुअर पीपल क्या करेगा, जो सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंजम्पशन को वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, उनकी कंजम्पशन को कम कर देगा और गिफिन गुड्स की डिमांड को बढ़ा देगा। तो ज्यादा प्राइस होने पे भी गिफिन गुड्स ज्यादा डिमांड किए जा रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, राइट। नेक्स्ट है वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स कौन से होते हैं, जो हाई क्वालिटी गुड्स होते हैं, हाई प्रेस्टीज वैल्यू वाले गुड्स होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं, स्टेटस सिंबल वाले गुड्स होते हैं। अब इन ऐसे गुड्स के प्राइसेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है ना, तो ज्यादा प्राइस होने पे भी आप ज्यादा डिमांड करें, स्नोब इफेक्ट हम इसमें पढ़ते हैं। स्नोब इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब आप सोशली एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं सोशल इन्फ्लुएंस अपना बनाने के लिए, ठीक है ना, हाई प्रेस्टीज वैल्यू वाले गुड्स जब आप कंज्यूम करते हैं, अब हाई प्रेस्टीज वैल्यू वाले गुड्स उनके प्राइसेस भी ज्यादा होंगे, है ना, हायर द प्राइस ऑफ डायमंड्स हायर द प्रेस्टीज वैल्यू एंड हायर इज द डिमांड। तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, तो अगेन एक्सेप्शन बन गई लॉ ऑफ डिमांड की। देन वी हैव प्राइस इल्यूजन्स। प्राइस इल्यूजन्स का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को लगता है कि अगर एक गुड का प्राइस ज्यादा है तो वो बेटर क्वालिटी का होगा, तो वो उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को परचेज करेगा। अब दो तरह के ब्रांड उसके पास अवेलेबल है, ए और बी, ठीक है, तो बी ब्रांड के प्राइसेस ज्यादा हैं तो उसे लग रहा है कि बी ब्रांड ज्यादा बढ़िया होगा, ज्यादा क्वालिटी का होगा, तो वो उसे खरीद लेते हैं, तो ज्यादा प्राइस पे भी वो उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो अगेन एक्सेप्शन आ गई लॉ ऑफ डिमांड की। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंड वैगन इफेक्ट। तो इसमें क्या है कि आप ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है ना, सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है, जब आप लोगों के हैबिट्स को आप अडॉप्ट करते हो कि दूसरे जो परचेज कर रहे हैं मुझे भी वही परचेज करना है, दूसरे जो कंज्यूम कर रहे हैं मुझे भी वही कंज्यूम करना है। जैसे अगर मेरे फ्रेंड ने आईफोन 14 परचेज किया तो मुझे भी आईफोन 14 परचेज करना है, ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आप यू आर referring the other people, you are adopting the other people, trends of the other people, तो इसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, इवन चाहे उसका प्राइस ज्यादा क्यों ना हो, ठीक है ना, तो ज्यादा प्राइस पे अगेन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है। देन इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस में क्या होता है कि कंज्यूमर हाई प्राइस को इग्नोर करके चलते हैं, इसे हम इग्नोरेंस इफेक्ट लेके चलते हैं। जब कंज्यूमर इज नॉट अवेयर अबाउट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अदर प्लेसेस, है ना, जब कंज्यूमर अवेयर नहीं है कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस अदर प्लेसेस पे क्या चल रहा है, बस ज्यादा प्राइस पे उसने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, अगेन कैसा रिलेशनशिप आ गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया, अगेन इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, सिचुएशन ऑफ क्राइसिस।
सिचुएशन ऑफ क्राइसिस में बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम लेके चलते हैं कोविड का। कोविड के टाइम पे क्या हो गया, आपका बाहर आना जाना बंद हो गया, तो आपने क्या किया, आपने स्टॉक करके रख लिया प्रोडक्ट्स को, कमोडिटीज को, है ना, चाहे उसके प्राइसेस ज्यादा क्यों ना थे। तो अगेन आपने क्या किया, ज्यादा प्राइसेस पे प्रोडक्ट खरीद लिया उस टाइम के लिए, लार्जर क्वांटिटी में परचेज कर लिया, तो दिस बिकम्स एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। देन फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। सो जब कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे उस कमोडिटी के, तो क्या कर रहा है वो, अभी ज्यादा प्राइसेस पे कमोडिटी परचेज करने को तैयार है। अगर उसे लग रहा है कि फ्यूचर में कमोडिटी के प्राइस कम हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, अपनी पोस्टपोन कर रहा है फ्यूचर के लिए अपनी परचेजेस को। तो अगेन अगेन दिस बिकम्स एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। देन स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स में क्या होता है, स्पेकुलेटिव मार्केट क्या कहती है, मोर विल बी डिमांडेड व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग एंड लेस विल बी डिमांडिंग व्हेन द प्राइसेस डिक्लाइन। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें हमारे पास आता है स्टॉक्स एंड शेयर्स का। आप इंक्रीजिंग ट्रेंड में चलते हैं, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आप शेयर्स परचेज कर लेते हैं, राइट। देन वी हैव हैबिचुअल गुड्स। अगर आप पर्टिकुलर कॉमोडिटी के हैबिचुअल हो चुके हैं, जैसे सिगरेट, तंबाकू, ठीक है, अल्कोहल, और उनके प्राइसेस ज्यादा है, फिर भी आप यू आर हैबिटेड ऑफ दैट, तो आप उसको ज्यादा प्राइस पे भी कंज्यूम करेंगे। और एक और हमारे पास इसमें एक्सेप्शन आता है, नेसेसिटी गुड्स जो होती है। नेसेसिटी गुड्स भी हमारी एक्सेप्शंस में ही आती है। अब मेडिसिन के प्राइसेस जितने मर्जी ज्यादा क्यों ना हो, अगर आपका हेल्थ इशू ऐसा है कि उस मेडिसिन के बिना आपका काम नहीं चल रहा, फिर आपको उसकी डिमांड क्रिएट करनी ही पड़ेगी, तो ज्यादा प्राइस पे भी आप उसके कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगेन दिस बिकम्स एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। चलिए जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। सो प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में अगर चेंज देखने को मिल रहा है तो उसके बेसिस पे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगी। डिमांड कर्व सेम रहेगा, हमारा डिमांड कर्व सेम रहेगा, या तो एक्सपेंशन होगी या फिर कॉन्ट्रेक्शन होगी। अब एक्सपेंशन क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड अगर हमारी बढ़ रही है, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड अगर हमारी बढ़ रही है तो वो होगा एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड। और अगर प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड हमारी डिक्रीज हो रही है तो वो कॉन्ट्रेक्शन इन द डिमांड, जिसे हम कहेंगे अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सो प्राइस इज द ओनली फैक्टर विच अफेक्ट्स द क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसके बेसिस पे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व देखने को मिलती है और डिमांड कर्व हमारा सेम रहता है। लेकिन प्राइस के अलावा बाकी के जो फैक्टर्स हैं, जैसे रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में चेंज देखने को मिल रहा है, इनकम में चेंज आ रही है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज हो रहा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में कोई चेंज आ रहा है, प्राइस के अलावा बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो अगर हमारी डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे डिमांड कर्व जो है हमारी शिफ्ट कर जाती है, या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, यानी कि या तो राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल है कि कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज हो जाए, इनकम अगर इंक्रीज हो तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो डिमांड कर्व है उसमें राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। और अगर इनकम कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। सो लॉ ऑफ डिमांड के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव फेनोमेना है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड सिंपली हमें ये बताता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कैसा चेंज देखने को मिलेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो यानी कि सिर्फ डायरेक्शन बताता है हमें कि चेंज कैसा देखने को मिलेगा, इसीलिए वो क्वालिटेटिव फेनोमेना है। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें साथ ही डायरेक्शन के साथ साथ ये भी बताता है कि डिमांड कितने से चेंज होगी। ठीक है ना? तो इसलिए इसे क्वांटिटेटिव फेनोमेना बोला जाता है कि डिमांड कितने से रिस्पॉन्ड करेगी, कितना चेंज देखने को मिलेगा, उसे मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था, और जो इलास्टिसिटी है वो यूनिट फ्री मेजर होती है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम थ्री डिफरेंट बेसिस पे मेजर करते हैं, जैसे कॉमोडिटी के प्राइस के बेसिस पे, जिसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। कंज्यूमर की इनकम में अगर चेंज आ रहा है उसके बेसिस पे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। रिलेटेड कॉमोडिटीज के प्राइस में अगर चेंज देखने को मिलता है उसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। सो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर के बेसिस पे हम ये थ्री डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सिंपली कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज हो रही है, कितनी सेंसिटिव है। और इसे मेजर कैसे किया जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बात करें इसके डिग्रीज की, सो इन टोटल 5 डिग्रीज है हमारे पास। जितनी भी इलास्टिसिटीज और डिमांड है ना, उन सब में डिग्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके कॉफिशिएंट आपको पता होने जरूरी है, और डिमांड कर्व की शेप कैसी होगी वो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, सो फर्स्ट डिग्री है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कहता है कि
एट अ गिवन प्राइस जो डिमांड में चेंज है वो कैसा है, इनफाइनाइट। और अगर जरा सा भी प्राइस में चेंज आ जाता है, स्लाइटली सा भी अगर चेंज आ जाता है, तो डिमांड जो है वो हमारी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो एट अ गिवन प्राइस, ये देखिए एट अ गिवन प्राइस डिमांड कैसी है हमारी, इनफाइनाइट है, तो कॉफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, इनफाइनाइट होगा। शेप कैसी है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और ऐसा जो है कौन सी मार्केट में प्रिवेल करता है, ये मेनली परफेक्ट कंपटीशन में प्रिवेल करता है ऐसा, कि एट अ गिवन प्राइस जो है हमारी डिमांड इनफाइनाइट है। नेक्स्ट डिग्री है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कहता है कि प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए, डिमांड में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स देखिए, या फिर कोई ऑपरेशन है, कोई इंपॉर्टेंट सर्जरी है जिसको आप नहीं टाल सकते हैं, आपको अवेल करना ही करना है। डॉक्टर जितना मर्जी प्राइस उसका डिमांड कर रहा है, ठीक है, जितना मर्जी डिमांड कर रहा है, लेकिन आपको जो है वो अवेल करना ही करना है। तो जितने मर्जी प्राइस पे, प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए, डिमांड जो है इट रिमेन्स अनचेंज। तो यहाँ पे देखिए कैसी शेप देखने को मिल रही है, वर्टिकल पैरेलल टू द वाई एक्सिस। कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर, जीरो। देन यूनिटरी इलास्टिक, सो यूनिटरी इलास्टिक सेज कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व होता है हमारे पास, कोफिशिएंट होगा इक्वल टू 1। देन कम्स द इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और डिमांड कर्व कैसा होगा, स्टीपर होगा। ठीक है जी। और इलास्टिक कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और यहाँ पर देखिए आपको डिमांड कर्व कैसा देखने को मिल रहा है, फ्लैटर देखने को मिल रहा है। Now, after demand analysis, we have another important topic, that is utility analysis. So, the concept of utility was originally introduced by Brogan and Taylor and further developed by Cronbridge and Glasser. This is the factual information, right? अब बात करते हैं utility के meaning की. So, utility is simply कि एक particular commodity में कितनी power है आपके want को satisfy करने की. Like if you are hungry and you consumed a burger, तो उस burger से आपकी hunger, आपके जो want है वो किस extent तक satisfy हुई है, that refer to as utility. राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सो सबसे पहले यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव नेचर का, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, बिकॉज पर्सनल जजमेंट, पर्सनल डिजायर पे डिपेंड करता है, जो कंज्यूमर की इंटरनल डिजायर है उस पर डिपेंड करता है। तो यूटिलिटी जो है वो इंटरनली होता है, एक्सटर्नल कंसेप्ट नहीं है। ठीक है ना, जैसे आपने एक बर्गर कंज्यूम किया तो यू आर सेटिस्फाइड, बट आपके फ्रेंड ने 2 बर्गर कंज्यूम हुए तो जाके वो सेटिस्फाई हुए। ठीक, नेक्स्ट इट इज रिलेटिव एंड वेरिएबल, बिल्कुल पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, पीरियड टाइम पे, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। नेक्स्ट इट इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, आप इसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते हैं, आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ठीक है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस एंड मोरालिटी। लाइक तंबाकू जो है कंज्यूम करना अच्छी बात नहीं है, मॉरल नहीं है, बट आपको वो सेटिस्फाई करता है, आपकी नीड को वो सेटिस्फाई करता है, तो इट इज अगेन डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस एंड मोरालिटी। नेक्स्ट इट इज यूटिलिटी जो है, और यूटिलिटी एंड प्लेजर आर अनरिलेटेड। जैसे इंजेक्शन अगर आपको लगा तो वो फिजिकल पेन आपको देगा, है ना, तो लेकिन आपके लिए अच्छा था, आपकी प्रॉब्लम, आपके हेल्थ इश्यू को सॉल्व कर रहा था, तो यूटिलिटी एंड प्लेजर आर अनरिलेटेड। एंड नेक्स्ट इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड, वो तो अभी हमने डिस्कस किया, लॉ ऑफ diminishing marginal utility forms the base of the law of demand, right? देन कम्स द टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी नाम से ही क्लियर होता है कि पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने पर जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल रही है वो क्या होगी, टोटल यूटिलिटी होगी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि कमोडिटी की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है, वो होगी मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है हमारा साइड बाय साइड चलता है। अब जैसे देखिए एक का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन कितनी डिराइव हो रही है, 25। देन एक का फिर सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन कितनी होगी, 40 होगी। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन और बढ़ गई, कितनी होगी, 50 होगी। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट होगा हमारा, टी क्यू एन माइनस टी क्यू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई क्यू एन माइनस वन। यानी कि अब देखिए फर्स्ट यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी हमारी, 25 माइनस जीरो, इससे पहले तो कोई भी यूटिलिटी नहीं है हमारे पास, डिवाइडेड बाई 1 माइनस जीरो। सो मार्जिनल यूटिलिटी है 25। देन सेकंड एक यूनिट कंज्यूम किया एक का, तो कैसे कैलकुलेट होगा, 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो कितनी आई मार्जिनल यूटिलिटी, 15। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया एक का, टोटल यूटिलिटी है 50, मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, 10 आ गई। ठीक है, सो आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है इट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। देखिए यहाँ पे 25 प्लस 15 प्लस 10 कितना आया, 50। ठीक है ना, तो थर्ड 3 यूनिट्स जब एक के कंज्यूम किए तो टोटल यूटिलिटी 50 है, और मार्जिनल यूटिलिटी देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है, उस पर 10 आ रही है। ठीक है, और पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जो टोटल यूटिलिटी है वो अगर इंक्रीज कर रही है तो उसे पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। और नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर अगर
टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज कर रही है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी। Now let's have a quick look on the relationship between total utility and margin utility। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। यहाँ पर टेबुलर प्रेजेंटेशन है और ये हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, दोनों के बेसिस पे आप इस रिलेशनशिप को देखिए। सो देखिए, मार्जिन यूटिलिटी जो है इट गोज ऑन डिमिनिशिंग व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जैसे जैसे कंज्यूमर एक पर्टिकुलर कमोडिटी के ज्यादा ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता है, तो मार्जिन यूटिलिटी जो है इट गोज ऑन डिमिनिशिंग। आप यहाँ पर देख रहे हैं पहले 20, फिर 16, फिर 10, 9। लेकिन जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज कर रही है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, है ना। 16 से बड़ी, फिर 10 से बड़ी, फिर 4 से बड़ी। ये फर्स्ट रिलेशन है। और ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट रिलेशनशिप है कि जब मार्जिन यूटिलिटी हमारा जीरो हो जाता है, उस टाइम पे जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारी मैक्सिमम होती है, और इसे हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं और पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी बोलते हैं। ठीक है जी। और मार्जिन यूटिलिटी जब हमारी नेगेटिव हो जाती है, तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पर हमारी डिमिनिश करना शुरू कर देती है, एंड दिस इज द एरिया ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, या बोल सकते हैं नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने पढ़ा ना पॉजिटिव मार्जिन यूटिलिटी और नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी के बारे में। सो ये जो थर्ड रिलेशनशिप है यही हमें बता रही है नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी के बारे में। जब मार्जिन यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि कौन सा लॉ कौन से अप्रोच के अंडर कवर होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को सबसे पहले डिस्कस किया था गूसन ने, लेकिन उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया था एल्फ्रेड मार्शल ने। ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक पर्टिकुलर कमोडिटी के ज्यादा ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता रहता है, तो हर सक्सेसिव यूनिट पे जो उसे यूटिलिटी डिराइव होती है वो कैसी होती है, डिमिनिशिंग रेट पे होती है। यानी कि यूटिलिटी जो है, मार्जिन यूटिलिटी जो है वो हमारी फॉल करती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ऑल्दो जबकि चाहे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन मार्जिन यूटिलिटी हमारी डिक्रीज करती है। ये रिलेशनशिप अभी हमने पढ़ा भी था टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी का। अब क्या एजम्पशंस यहाँ पर हमारी एप्लीकेबल होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में। यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर किया जाता है, कार्डिनल अप्रोच है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, तो बिल्कुल हमारा यूटिलिटी भी कार्डिनल नंबर्स में मेजर होगा, यानी कि क्वांटिफाइबल है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की हम बात करते हैं कि कंज्यूमर जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है उसका स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल कंज्यूम कर रहा है, ऐसा ना हो कि स्पून ऑफ टी या स्पून ऑफ कॉफी, ऐसा नहीं होगा। एक कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफी, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करेंगे। होमोजीनियस यूनिट्स होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंज नहीं है जब तक इस लॉ की हम बात कर रहे हैं। कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे पास एक यूनिट कंज्यूम किया फिर साथ ही दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, ऐसा नहीं है कि एक सुबह किया एक रात को किया फिर उसके बाद अगले दिन किया या 2 दिन बाद छोड़ के किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे एज्यूम करके चलते हैं। इनकम और प्राइस जो है गुड्स के, उसमें भी किसी तरह का चेंज नहीं होगा, और कंज्यूमर हमारा रैशनल है। ये कुछ बातें हमारी एज्यूम की जाती हैं इस लॉ के दौरान। ठीक है जी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इस लॉ की कुछ एक्सेप्शंस हैं। हॉबीज के केस में म्यूजिक, पोइट्री, मिजर, मनी, इन पे हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर एक पर्सन की कोई हॉबी है, तो उसका कोई पैशन है, तो वहां पर उसकी यूटिलिटी डिमिनिश नहीं हो सकती है। किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है तो वो म्यूजिक सुनेगा, उसको किसी को पोइट्री सुननी पसंद है वो करेगा पोइट्री, यहाँ पर यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। ठीक है, एडिक्शंस के केस में, नॉलेज, आर्ट, फैशनेबल प्रोडक्ट्स, इन केसेस में हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता है। सिग्निफिकेंस की बात करें, तो जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा भी था, व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना। तो वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के बेसिस पे है। इट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, उसकी बात भी हम करेंगे। प्राइस एंड मार्जिन यूटिलिटी जो है इट मूव्स टुगेदर अप एंड डाउन। मार्जिन यूटिलिटी वेरी करता है इनवर्सली विद द सप्लाई। मार्जिन यूटिलिटी इंक्रीजेस एज क्वांटिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस, एंड मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीजेस एज क्वांटिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी से। और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर इस लॉ को क्रिटिसाइज किया गया, जैसे हम एज्यूम करके चलते हैं होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनैलिटी। तो ये सारी कंडीशंस एक टाइम पर फुलफिल होना पॉसिबल नहीं है। इन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल दीज कंडीशंस, ऑल दीज assumptions। ठीक है, सिंगल वांट की हम बात करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि कंज्यूमर इन रियलिटी उसकी तो मल्टीपल वांट्स होती हैं। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो इस पॉइंट पे भी क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि पर्सन टू पर्सन मार्जिन यूटिलिटी जो है वो वेरी करती है। कार्ने मेजरमेंट की बात करी तो इस पॉइंट पे भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच पे बोल दिया कि जो हमारा यूटिलिटी है वो हमारा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ठीक है जी।
चलिए जी, अब ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं, दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. सो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इट इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. इन सिंपल वर्ड्स, इंडिफरेंस कर्व क्या है? दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देता है जहां पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है गुड्स कंज्यूम करने पे, है ना. दो गुड्स कंज्यूम करने पे वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कौन से हैं जहां पे कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा है, उस उन पॉइंट्स के लोकस को इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है. जैसे यहाँ पे लिया हुआ है एप्पल और ऑरेंजेस, दो कॉमोडिटीज ली हुई है, इसमें हम दो कॉमोडिटीज की ही बात करते हैं, ये एज्यूम किया जाता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में. ठीक है, तो दो कॉमोडिटीज एप्पल और ऑरेंजेस ले लिया और उसके चार कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी. सो इन सभी कॉम्बिनेशन पे, इन सभी पॉइंट्स पे कंज्यूमर जो है उसे सेम इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. जितना सेटिस्फेक्शन कॉम्बिनेशन ए में है उतना ही सेटिस्फेक्शन बी में है, उतना ही सी में, उतना ही डी में. ठीक है, एप्पल का 1 यूनिट, ऑरेंज के 10 यूनिट्स, गिविंग द सेम सेटिस्फेक्शन एज इन कॉम्बिनेशन बी सी एंड डी. ठीक है, सो दिस टेबुलर प्रेजेंटेशन ये तो हो गया इंडिफरेंस शेड्यूल, और ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, assumptions की बात करते हैं तो कंज्यूमर इज ऑलवेज रैशनल, ये assume किया जाता है. नॉन सेटाइटी वाला पॉइंट आता है, कंज्यूमर हैज नॉट रीच द पॉइंट ऑफ सेटाइटी, ये assume किया जाता है. ही वांट्स मोर एंड मोर गुड्स. ठीक है, यूटिलिटी यहाँ पे साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, सब्जेक्टिव है. ऑर्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, अनक्वांटिफाइबल है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. यानी कि ये जो स्लोप है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की, दिस इज द मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. नाउ व्हाट इज मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? इट इज अ रेट एट व्हिच द कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू फॉरगो अ स्पेसिफिक क्वांटिटी फॉर वन गुड फॉर मोर यूनिट्स ऑफ अदर गुड. यानी कि ऑरेंजेस के, एप्पल के ज्यादा यूनिट्स आपको कंज्यूम करने के लिए ऑरेंजेस के कितने यूनिट्स आपको सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, उस रेट को मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोला जाता है. सो सिंपली आप इसे कैसे निकालेंगे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. ठीक है, y यूनिट को आपने कितना सेक्रीफाइस किया, x यूनिट को, x यूनिट के x कॉमोडिटी के यूनिट्स को और कंज्यूम करने के लिए, इस रेट को, इसे अगर आप निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द स्लोप ऑफ आईसी कर्व. ठीक है, सो मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द स्लोप ऑफ द आईसी कर्व एंड इट शोज द डिक्रीजिंग ट्रेंड. ये आपको याद रखना, डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है. दैट इज वाई जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है. राइट, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? एक टर्म और आती है इंडिफरेंस मैप. इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट और फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व. यानी कि अगर एक ही ग्राफ पे आप डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व प्रेजेंट करेंगे, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे, तो उसे इंडिफरेंस मैप बोला जाता है. अच्छा, इसके अलावा आपको इंडिफरेंस कर्व के अदर नेम्स भी याद रखने, इसे आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोला जाता है और इक्वल यूटिलिटी कर्व भी बोला जाता है. नाउ कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी फ्रीक्वेंटली इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो टिप्स पे होनी चाहिए ये सभी प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसका रीजन है लॉ ऑफ मोनोटोनिक कंज्यूमर प्रेफरेंस. ये लॉ क्या कहता है कि एक रैशनल कंज्यूमर जो है ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ गुड एज इट ऑफर्स कंज्यूमर्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. कॉन्वेक्स टू द रीजन होता है, इसका रीजन है डिमिनिशिंग नेचर ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं, दो इंडिफरेंस कर्व जो हैं दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. और जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. इट डज नॉट टच आइदर ऑफ द एक्सिस. इंडिफरेंस कर्व जो है वो आइदर ऑफ एक्सिस को नहीं टच करते, क्योंकि अगर वो किसी भी एक एक्सिस को टच करेंगे, एक्स को और वाई को, तो ये माना जाएगा कि कंज्यूमर जो है एक ही कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है. जबकि हमारी एजम्पशन जो है इंडिफरेंस कर्व की वो क्या है, दो गुड्स पे एप्लीकेबल होती है, यानी कि कंज्यूमर दो गुड्स जो है कंज्यूम कर रहा है, ऐसा एज्यूम किया जाता है. हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि हाउ मच हायर कैन नॉट बी इंडिकेटेड. कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो नहीं बताता, क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच है ना, हम सिर्फ रैंकिंग करते हैं यहाँ पे. देन दो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन प्रॉपर्टी की. देखिए, जब दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के, तो इंडिफरेंस कर्व हमारी स्ट्रेट लाइन होती है. वैसे तो हमने कहा कि जो इंडिफरेंस कर्व है हमारा जनरली कॉन्वेक्स टू द रीजन होता है, लेकिन दो एक्सट्रीम सिचुएशंस है. अगर दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है तो इंडिफरेंस कर्व कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी. यहाँ पर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होगा. और अगर दो गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, यहाँ पर राइट एंगल होगा, एल शेप का होगा. ठीक है जी. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है थियरी ऑफ कॉस्ट का, जिसके अंडर हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स की बात करेंगे. पहले हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व हमारे पास है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहती है कि कॉस्ट आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट. आउटपुट में जितना मर्जी चेंज आ जाए, आप चाहे 0 यूनिट्स बना रहे हैं, चाहे आप 10 यूनिट्स बना रहे हैं, चाहे आप 100 यूनिट्स बना रहे हैं, आपकी कॉस्ट सेम इंकर होगी.
ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल है रेंट, अगर आप 6,000 रेंट पे कर रहे हैं किसी भी गोडाउन का, आप फिर वहाँ पे चाहे 100 यूनिट्स रख रहे हैं चाहे आप 1,000 यूनिट्स रख रहे हैं, आपको सेम रेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन द सेम वे इंश्योरेंस भी हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल है। देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सो इट चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। इसकी शेप कैसी होती है? इन्वर्टेड एस शेप होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की शेप कैसी है? इन्वर्टेड एस शेप है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, अपवर्ड स्लोपिंग है। इनिशियली जो है ये फ्लैटर होती है एंड लेटर ऑन ये स्टीपर होती है। ठीक है, इनिशियली जो टीवीसी है हमारी इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट पे, बट आफ्टर सम टाइम इट इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल, पावर, ये सब टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल है। टोटल कॉस्ट क्या हो गया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का समेशन हो गया। ठीक है जी। एंड द चेंज इन द टोटल कॉस्ट आर डिटरमाइंड बाय द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस हैं इट आर डिटरमाइंड बाय द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम है, तो जो चेंजेस आ रहे हैं टोटल कॉस्ट में वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही होंगे। और टोटल कॉस्ट हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्टेड एस शेप है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी वाई एक्सिस। देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सो वो कॉस्ट जो नाइदर परफेक्टली वेरिएबल होती है नॉर एब्सोल्युटली फिक्स्ड होती है, कुछ पीरियड तक फिक्स्ड रहती है फिर उसके बाद वो वेरिएबल नेचर की हो जाती है, इसलिए इसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। कि सब हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द यूनिट, जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसकी शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इट गोज ऑन डिमिनिशिंग विद द इंक्रीज इन आउटपुट, बट इट नेवर बिकम जीरो, ये आपको याद रखना है, यानी कि एक्स एक्सेस को कभी भी टच नहीं करती है ये। एंड यू शेप की नहीं होती है, कैसी है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ आउटपुट। सो हमारे पास जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये कैसी है? यू शेप की होती है। ठीक है, द कर्व विल फर्स्ट फॉल देन रीच अ मिनिमम एंड देन राइज अगेन। देन कम्स दी एवरेज टोटल कॉस्ट, और यू कैन से एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का समेशन, या आप कह सकते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये भी यू शेप की होती है। एटीसी कर्व फर्स्ट फॉल्स, रीच इट्स मिनिमम एंड देन राइजेस। ठीक है, और जो रीजन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के यू शेप होने का, उसका रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि एडिशनल जो कॉस्ट आपकी इंकर हो रही है एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने पर, वो हमारी होगी मार्जिनल कॉस्ट। और जो हमारी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट होती है उनको हम प्लांट कर्व्स भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ हमारे पास एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप का भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और हमेशा याद रखना कि रिलेशनशिप से रिलेटेड कभी भी एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप हमेशा डायग्राम के थ्रू उन्हें अटेम्प्ट करिए। डायग्राम अगर आपके माइंड में बैठ गया है ना, तो रिलेशनशिप से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इवन जो भी कॉन्सेप्ट है ना इकोनॉमिक्स का, वो हमेशा डायग्राम बेस्ड होना चाहिए आपका, आपके माइंड। बात करें एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप की, तो यहाँ डायग्राम में आप देखिए ये है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट और यहाँ पर है हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट, और यू कैन से एवरेज कॉस्ट। आप यहाँ पर देखिए जब हमारा एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है तो यहाँ पर एमसी एसी से कम है, और जब हमारा एसी मिनिमम पर पहुंच गया है तो यहाँ पर एसी एमसी के इक्वल है, और यू कैन से एमसी कट्स एसी फ्रॉम बिलो। और जब हम एसी डिक्रीज कर रहे हैं, एवरेज कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, सॉरी, जब एसी इंक्रीज कर रहा है तो हमारा जो एमसी है इट इज ग्रेटर देन एसी, और यू कैन से एमसी कर्व rises steeply than AC. नाउ कमिंग टू द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स में हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन में क्या होता है कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, तो किसी भी तरह की डिस्टिंक्शन नहीं होती है यहाँ पे वेरिएबल और मार्जिनल को लेके। ठीक है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या कहता है कि टोटल कॉस्ट जो आपकी इंकर हुई है फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। शेप कैसी होती है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की? एस शेप होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑल बट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट कर्व है, इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द लेवल ऑफ आउटपुट इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे डिराइव होती है? इट इज डिराइव फ्रॉम द टेंजेंसी ऑफ ऑल द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास बहुत सारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं, इनका जो टेंजेंट है, इनके सभी टेंजेंट्स को मिला के हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिलती है, इसलिए इसे इन्वेलप कर्व भी बोला जाता है। ठीक है, और प्लानिंग कर्व भी बोला जाता है, और जो हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है ये यू शेप कर्व होती है।
देन कम्स द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. सो व्हाट इज दिस कि जो एडिशनल आपकी कॉस्ट इंकर हो रही है बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी लॉन्ग रन में, वो हमारी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है. और इसे कैसे डिराइव किया जाता है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन एलएसी एंड एसएसी. ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की जो टेंजेंसी है वहां से हमें मिलती है हमारी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. और ये भी यू शेप की होती है हमारे पास. ठीक है, और इनका जो यू शेप है उसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल यहाँ पर ऑपरेट करता है. ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, उनकी यू शेप देखने को मिलती है. और ये जो फॉलोइंग पार्ट है हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, ठीक है, यहाँ पर ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल को डिपिक्ट करता है, प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. और ये जो हमारा इंक्रीजिंग पार्ट है ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर. इसमें हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली की बात करेंगे. सो परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस गुड्स में डील कर रहे होते हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म प्राइस रहता है यहाँ पर, इसलिए बायर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है. ठीक है, और एंट्री एंड एग्जिट बिल्कुल फ्री होती है, एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं. प्राइस टेकर्स होते हैं. प्राइस टेकर्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो फोर्सेज ऑफ मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वही प्राइस प्रिवेल करता है सभी इंडिविजुअल फर्म्स के लिए. इसीलिए यहाँ पर डिमांड जो इक्वल टू एआर होती है, एमआर इज इक्वल टू प्राइस होता है. बायर्स की किसी भी तरह की प्रेफरेंस नहीं होती है बिकॉज गुड्स होमोजीनियस नेचर के होते हैं. और परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर्स की. डिमांड कर्व कैसी है? यहाँ पे पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक है. शॉर्ट रन में यहाँ पर सुपर प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स, लॉसेस प्रिवेल करते हैं. और शटडाउन पॉइंट कहाँ आता है? जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होती है. और लॉन्ग रन में हमेशा यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट्स प्रिवेल करते हैं. देन सेकंड कंपटीशन है हमारे पास मोनोपोली. मोनोपोली में क्या है? सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं. अब जो सिंगल सेलर है वो यूनिक प्रोडक्ट में डील कर रहा होता है, इसलिए कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं. हेंस जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो जीरो होती है. स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं एंट्री के न्यू फर्म्स के. अब सिंगल सेलर है तो मार्केट पावर पावर भी वो इंजॉय करता है, इसलिए वो प्राइस मेकर भी है. और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला फीचर यहाँ पर प्रेजेंट होता है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है, यानी कि लेस देन वन. और डिमांड कर्व जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. एआर के रिलेशनशिप की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. शॉर्ट रन में यहाँ पे सुपर प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स, लॉसेस प्रिवेल करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स के केस में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं. बात करें कि मोनोपोली क्यों एग्जिस्ट करती है, तो बहुत सारी रीजन हो सकते हैं. स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है स्कार्स रिसोर्सेज के ऊपर, नेचुरल मोनोपोली है, लीगल मोनोपोली है, पेटेंट्स एंड कॉपी राइट्स है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, इस वजह से सिंगल सेलर, इसमें सिर्फ एक ही सेलर डील कर रहा है. तो कुछ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं मोनोपोली एग्जिस्ट होने के. अब काइंड्स ऑफ मोनोपोली की बात करें तो सिंपल एंड डिस्क्रिमिनेटिंग. सिंपल मोनोपोली यानी कि सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है सभी कस्टमर से, और डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जा रहा है कस्टमर से. प्योर और यू कैन से एब्सोल्यूट मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट. प्योर मोनोपोली का मतलब क्या है? कि सिंगल सेलर विद नो कंपटीशन. और इम्परफेक्ट मोनोपोली का मतलब है कि लिमिटेड डिग्री ऑफ मोनोपोली प्रेजेंट है. नेचुरल मोनोपोली नेचुरल कॉजेज से आती है, और लीगल मोनोपोली लीगल प्रोविजन से मिलती है, गवर्नमेंट ने दे दी. ठीक है, प्राइवेट एंड इंडस्ट्रियल ऑलिगोपोली की बात करें तो मोनोपोली फर्म अगर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स है तो वो होगी हमारी प्राइवेट मोनोपोली. और अगर उसे पब्लिक चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, तो वो क्या होगा? हमारे पास पब्लिक मोनोपोली. टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली क्या हुई? कि अगर फर्म जो है टेक्नोलॉजिकल सुपेरियरिटी उसके पास है तो वो टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली हो गया. सो अभी बात करी हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का फीचर जो है मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. सो व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? सो फर्म जब डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करती है डिफरेंट कस्टमर से फॉर द सेम कमोडिटी, उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है. अब ये जो डिफरेंट प्राइस चार्ज करने का ऑब्जेक्टिव है वो कुछ भी हो सकता है. मैक्सिमम प्रॉफिट्स आपको लेने हैं, डिस्पोज करना है सरप्लस स्टॉक को, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय कर रहे हो, आप फॉरेन मार्केट्स कैप्चर करना चाहते हो, या आप सिक्योर करना चाहते हो इक्विटी को थ्रू प्राइसिंग. तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के. Next, we have three different degrees of price discrimination. This degrees of price discrimination basically ये three different pricing strategies हैं price discrimination की, कि seller किन different तरीकों से customer से price charge कर सकता है particular product के लिए. ठीक है, so first we have first degree price discrimination. First degree price discrimination का मतलब है जहाँ पे producer customer से maximum price charge करता है. maximum price यानी कि सामने वाला जो है buyer वो willingly कितना pay करना चाहता है, maximum उतना ही producer उससे charge करेगा. तो ये ऐसी डिग्री है जहां पे प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर सरप्लस सारा का सारा कैप्चर कर लेता है.
इसीलिए इसे परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। और साथ ही फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ये पॉसिबिलिटी है, बहुत ही रेयरली इंप्लॉय किया जाता है, बिकॉज प्रोड्यूसर इतनी जल्दी जज नहीं कर पाता है कि बायर विलिंगली मैक्सिमम कितना पे करना चाहता है। ठीक है, तो जब प्रोड्यूसर, आपको याद रखना है कि जब प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर रहा है जितना कस्टमर विलिंगली पे करने को तैयार है, और उससे सेलर जो है पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस कैप्चर कर लेता है, उसे फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। देन नेक्स्ट इज सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है कि कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, कितना बल्क में, कितनी अमाउंट में क्वांटिटी परचेज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज किया जाता है, राइट। तो डिफरेंट क्वांटिटी, जितना आप बल्क परचेज करेंगे, जितना क्वांटिटी में आप परचेज करेंगे, उतना आपको प्राइस चार्ज किया जाएगा। और लास्ट है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, इंटायर मार्केट को सब मार्केट में डिवाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स, डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स पे या किसी भी प्रोफाइल के बेसिस पे आप सेगमेंट कर सकते हैं मार्केट को, और फिर हर सेगमेंट से डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। सबसे पहली कि सेलर के पास पूरा कंट्रोल होना चाहिए ओवर द सप्लाई, यानी कि मोनोपोली पावर होनी चाहिए। ठीक है, सेलर जो है वो मार्केट को डिवाइड कर सके एटलीस्ट टू सब मार्केट्स में, मार्केट इम्परफेक्शंस होनी चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी डिफरेंट होनी चाहिए डिफरेंट मार्केट्स में, और प्रिवेंशन ऑफ रीसेल, यानी कि बायर जो है लो प्राइस मार्केट से परचेज करके हाई मार्केट प्राइस में बेचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। ठीक है जी। देन थर्ड कंपटीशन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट होते हैं, एंट्री एंड एग्जिट फ्री होती है, बट परफेक्ट कंपटीशन जितनी फ्री नहीं होती है। क्लोज सब्सटीट्यूट्स में यहाँ पर डील कर रहे होते हैं, ब्रांड वेराइटी होती है, मतलब जिन प्रोडक्ट्स में यहाँ पे डील कर रहे हैं, जैसे टूथपेस्ट के ही बहुत सारी वेराइटीज है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, परफ्यूम के ही बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में डील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं। तो प्राइस कंपटीशन मतलब कि प्राइस को ना लेके उसके अलावा जो फैक्टर्स है, जैसे वन ऑन वन का ऑफर दे दिया, डिफरेंट डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पे सैंपल प्रोवाइड कर दिया, तो नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। फर्म्स जो होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं अपने प्रोडक्ट के, और फैक्टर्स जो होते हैं यहाँ पे नॉट मोबाइल इन नेचर होते हैं। डिमांड कर्व कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एआरएमआर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं रिलेशनशिप्स में। शॉर्ट रन में यहाँ पे सुपर प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस प्रिवेल करते हैं, लॉन्ग रन में यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। देन कम्स द ओलिगोपोली, फोर्थ मार्केट स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे फ्यू प्रोड्यूसर्स होते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है, फ्यू होते हैं बट बिग इन नेचर होते हैं, जैसे एयरलाइंस हो गए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होगी, ऑटोमोबाइल कंपनीज होगी, वो सब ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं। सो ये होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड गुड्स में डील करते हैं, बट क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है यहाँ पर, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है, प्राइस वॉर्स को अवॉइड करते हैं, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में डील करते हैं। इनडिटर्मिनेट ऑफ डिमांड कर्व होता है, बिकॉज जो फर्म्स होती हैं उनमें इंटरडिपेंडेंसी होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके डिसीजन जो होते हैं, इसलिए किंग द डिमांड कर्व देखने को यहाँ पर मिलती है। एंट्री एंड एग्जिट की बात करें तो फ्यू बैरियर्स यहाँ पर होते हैं। देन टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली की बात करें तो ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन का मतलब है कि न्यू फर्म्स एंटर कर सकते हैं और compete कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और क्लोज का मतलब क्या हुआ कि एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। कॉल्यूसिव और कॉम्पिटिटिव की बात करें तो कॉल्यूसिव का मतलब क्या हुआ कि फर्म्स एक दूसरे के साथ कॉपरेट करती है, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव नेचर की होती है। पार्शियल एंड फुल ओलिगोपॉली, पार्शियल का मतलब क्या है कि एक लार्ज फर्म डोमिनेट कर रही है पूरी इंडस्ट्री को, और फुल का मतलब क्या हुआ कि नो कोई प्राइस लीडरशिप नहीं होती, देयर इज नो प्राइस लीडरशिप इन द मार्केट। देन आता है हमारे पास सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। सिंडिकेटेड क्या मतलब होता है कि जब कोई स्मॉल ग्रुप या इंडिविजुअल जो है कंट्रोल करता है सेल ऑफ प्रोडक्ट को, और ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि सभी फर्म्स टुगेदर जो है मिलकर डिसीजन लेती हैं, और जो सेल होती है प्रोडक्ट की या आउटपुट की या प्राइजेस की, उससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। अब इनके अलावा हमारे पास कुछ और भी टर्म्स है कॉम्पिटिशन्स को लेके, जैसे डिओपॉली। सो ये सिचुएशन है जहां पे सिर्फ दो फर्म्स होती है मार्केट में, एंड इट इज अ सबसेट ऑफ ओलिगोपॉली। मोनोपोसोनी में सिंगल बायर है प्रोडक्ट और सर्विस का। ओलिगोपोसोनी का मतलब होता है स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स, एंड इट इज मोस्टली रेलिवेंट टू द फैक्टर मार्केट्स अगेन। और बायलेटरल मोनोपोली का मतलब है सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोसोनी मार्केट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द किंग डिमांड कर्व मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर का, which was developed by Paul Sweezy in 1939. This is a dual demand curve which is based on the likely reaction of the other firms. ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म्स। सो इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म्स क्या कहते हैं कि फर्म्स को डिफरेंटली बिहेव करना पड़ता है अपने राइवलरीज के अकॉर्डिंग, कि वो प्राइस जब कट कर रहे हैं या प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिफरेंटली बिहेव करना पड़ता है। ठीक है ना, इंटरडिपेंडेंस है फर्म्स के अंडर। दैट
इज वाई जो हमारा डिमांड कर्व है वो यहाँ पे इनडिटर्मिनेट होता है, तो इसलिए हम ड्यूअल डिमांड कर्व को यहाँ पर स्टडी करते हैं। अब ड्यूअल डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि अगर कोई फर्म प्राइस को राइज करती है और बाकी अगर उसे फॉलो नहीं करते हैं तो कस्टमर्स क्या करेंगे, कस्टमर्स दूसरी फर्म्स के पास चले जाएंगे जिन्होंने प्राइस अपना नहीं बढ़ाया है। तो यहाँ पे डिमांड कैसी होगी उस पर्टिकुलर फर्म के लिए, रिस्पॉन्सिव होगी, इलास्टिक होगी, ठीक है। और यही फर्म अगर प्राइस को लो कर देती है बट अगर बाकी उसे फॉलो नहीं करते हैं तो उस फर्म के लिए डिमांड कैसी होगी, फेयरली अनरिस्पॉन्सिव होगी, इन इलास्टिक होगी, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो किसी और फर्म के पास मूव नहीं करेंगे, राइवलरीज के पास मूव नहीं करेंगे। तो यही हमारा ड्यूअल डिमांड कर्व है, यहाँ पे हमारा किंक प्रिवेल करता है, ठीक है जी। सो जहां पे हमारा किंक प्रिवेल कर रहा है प्रिवेलिंग प्राइस पे, उसके अबव हमारे पास डिमांड इलास्टिक इन नेचर होती है और उसके नीचे वाले पार्ट पे हमारी जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक नेचर की होती है। चलिए जी, अब बात करते हैं कुछ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की। सबसे पहले हमारे पास प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी कहती है कि फर्म जब अपना कोई नया प्रोडक्ट लेके आई है और उसके लिए इनिशियली हाई प्राइस चार्ज कर रही है, तो ऐसी स्ट्रैटेजी को प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी बोला जाता है। अब वो कब जो है हाई प्राइस चार्ज कर सकती है अपने प्रोडक्ट का, कि उस प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ज़्यादा, या वो प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक है, बहुत लग्जरी है, उसके कस्टमर्स बहुत ही प्राइस सेंसिटिव हैं, तो ऐसे केस में प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी चलती है। देन पेनिट्रेशन प्राइसिंग की बात करें, तो जो प्रोडक्ट जब लाया जा रहा है तो इनिशियली उसका लो प्राइस चार्ज किया जा रहा है ताकि वो कंपटीशन में प्रिवेल कर सके, अपनी मार्केट में जगह बना सके, ठीक है। सो टू क्विकली गेन द मार्केट शेयर, जो न्यू एंट्रेंस है मार्केट में जब आ रहे हैं वो मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में वो लो प्राइस चार्ज करते हैं। देन पीक लोड प्राइसिंग की बात करें तो हाई प्राइस चार्ज किया जाता है पीक पीरियड पे, और लो प्राइस चार्ज किया जाता है जब ऑफ पीक पीरियड होता है। जैसे नॉन स्टोरेबल गुड्स हैं तो ऐसे केस में हम पीक लोड प्राइसिंग लगाते हैं। डायनेमिक प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर बिजनेस जो है फ्लेक्सिबल प्राइसेस चार्ज करता है अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का ऑन करंट मार्केट डिमांड्स। देन ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस चार्ज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय वन डिवीजन टू द अदर डिवीजन। एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में जा रहा है, एक ही कंपनी है, सेम कंपनी है, दो डिवीजन है, तो एक कंपनी से दूसरी डिवीजन में जब सामान जा रहा है तो वहां पर जो प्राइस चार्ज किया जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करने की। सो नाउ इट्स अ क्विज टाइम। सो केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है और ट्राई करना है पहले ही आंसर देने का स्क्रीन पे, उसका आंसर आने से पहले। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। देखिए, हमने अपने सेशन को इंटरैक्टिव बनाना है, मेरे साथ साथ आपने क्वेश्चन रीड करना है और चैट बॉक्स में अपने आंसर्स शेयर करने हैं, ठीक है ना। सो मैच द फॉलोइंग का है फर्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट वन में आपको टाइप्स ऑफ इफेक्ट गिवन है, वेबलेन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन सभी इफेक्ट से आप जरूर रूबरू होंगे, क्योंकि जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो उसके एक्सेप्शंस में इन सभी इफेक्ट्स की बात की जाती है। तो इतना तो हमें समझ में आता है कि लॉ ऑफ डिमांड की जब एक्सेप्शन है तो इट मीन्स कि जो डिमांड कर्व है वो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ठीक है जी। अब लिस्ट टू में आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा इफेक्ट किस चीज को, इनमें से किस चीज को प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ आपको ऑप्शंस गिवन है और आपको करेक्ट आंसर बताना है। टेक योर टाइम एंड टेल मी द करेक्ट आंसर इन चैट बॉक्स। जल्दी से बताइए क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है। वेबलेन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो पहले वेबलेन इफेक्ट की बात करते हैं। वेबलेन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है, उस गुड की डिमांड को तभी बढ़ाएगा अगर उसका प्राइस ज्यादा है। डिमांड बढ़ेगी अगर प्राइस उसका ज्यादा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? लेट्स से कि एक इंडिविजुअल जो है स्टोर में गया, ठीक है, स्टोर में एक्सपेंसिव गुड्स अवेलेबल हैं और उन एक्सपेंसिव गुड्स के चीपर ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं। चीपर ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है। कहने को तो वो ये खरीद सकता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव गुड्स खरीद रहा है। वो एक्सपेंसिव क्यों खरीद रहा है? बिकॉज उसके माइंड में ऐसी परसेप्शन है कि ये गुड एक्सपेंसिव है तभी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है ना। ये चीपर है, इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होगी, तो उसने कहा कि क्वालिटी बढ़िया है तभी वो एक्सपेंसिव है, तो वो चीपर ऑल्टरनेटिव्स पे नहीं जाता। इट मींस एक्सपेंसिव, यानी कि प्राइस ज्यादा है तभी वो उसकी डिमांड को बढ़ा रहा है। तो ये कहता है हमारा वेबलेन इफेक्ट। इसको हम कॉन्स्पिकियस कंजप्शन भी कहते हैं, ठीक है जी। अगर एक पर्टिकुलर गुड एक्सपेंसिव है यानी कि उसका प्राइस ज्यादा है तो ही उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो जब हम प्राइस को बेस लेके चलते हैं ना तो वो हमारा वेबलेन इफेक्ट होता है, राइट। और स्नॉब इफेक्ट आता है हमारा क्वांटिटी के टर्म्स में। स्नॉब इफेक्ट कब काम करता है कि अगर कोई लग्जरी गुड है, यूनिक गुड है,
ठीक है, क्वांटिटेटिव में टर्म्स में, मतलब कि वो कॉमन नहीं है, ठीक है, यूनिक है, लग्जरी है, जैसे कोई स्पोर्ट्स कार की बात करें या कोई ऐसी आर्ट एंड ज्वेलरी है जो रेयर है, जो सोसाइटी में कॉमन नहीं है, लोगों के पास कम है, वहां पर जब हम डिमांड बढ़ाते हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर गुड की, उसको हम कहते हैं स्नोब इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेटवर्क एक्सटर्नलिटी है, एक्सटर्नलिटी की टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं स्नोब इफेक्ट को, तो वो कैसी रहती है हमारे पास, वो नेगेटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि सोसाइटी में वो चीज कॉमन नहीं है, लोग नहीं, उन लोगों के पास कम देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी आप उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हो क्योंकि वो यूनिक है, वो रेयर है, उसे हम कहते हैं स्नोब इफेक्ट। प्रीशियस है तो वो स्नोब इफेक्ट है। और बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी, मतलब कि जो कॉमोडिटी फैशन में है, लोगों के पास आप देख रहे हो कि वो यूज कर रहे हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड के पास गए, आपने देखा कि उसने तो बहुत बढ़िया स्मार्ट वॉच डाली हुई है, ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, और फिर आपने देखा कहीं और भी देखा उस स्मार्ट वॉच को किसी और ने भी डाला हुआ था, ठीक है, तो आपने देखा फैशन में है, ट्रेंड में है, तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हो, उसकी कॉमोडिटी की डिमांड को बढ़ा रहे हो, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्निटी, मतलब जो बाहर से जो वाइब्स आ रही हैं आपको वो पॉजिटिव आ रही हैं। और स्नोब इफेक्ट को आप कैसे याद करोगे, कि जो वाइब्स है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो यूनिक नहीं है, आपके पास है वो सिर्फ चीज, ठीक है। तो बैंडवैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट समझ में आता है, वेबलिन इफेक्ट में समझ में आता है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो कहाँ काम करता है हमारा, रिलेटेड कॉमोडिटीज पे काम करता है, ठीक है, तो रिडक्शन इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, तो यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करता है। तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है। ए हमारा वन मैच करेगा वन के साथ, कॉन्स्पिकियस कंजप्शन में होता है, बी हमारा थ्री के साथ मैच कर रहा है, सी हमारा मैच करेगा फोर के साथ, पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डी हमारा मैच करेगा टू के साथ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर। सो जिसने भी ऑप्शन नंबर फोर आंसर दिया है, वेरी गुड टू देम। The next question, in case of short-run equilibrium, a perfectly competitive firm while earning abnormal profits operates at an output level where option A, marginal cost is the minimum, option B, average cost is the minimum, option C, both marginal cost and average cost are equal, and option D is marginal cost is higher than the average cost. So ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ट्राई करिए कि आप डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। देखिए, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो होती है शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती हैं, दैट इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। बिल्कुल। कब होते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो। नॉर्मल प्रॉफिट्स कब होंगे, जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो। और लॉसेस भी हो सकते हैं कब, जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू से ज्यादा है। यहाँ पे बात की गई है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स की, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की। तो पूछा गया कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स में जब फर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं तो कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पे वो ऑपरेट कर रही होंगी। सो डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, एम आर यहाँ पे, ए आर इज इक्वल टू प्राइस है, ठीक है। और एवरेज रिवेन्यू यहाँ पर है, एवरेज कॉस्ट जो है हमारी कम होगी एवरेज रिवेन्यू से नॉर्मल प्रॉफिट्स के केस में। ये हमारी एवरेज रिवेन्यू, ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, ठीक है जी। एवरेज कॉस्ट यू शेप है हमारे पास, और ये हमारा एमसी आएगा। सो दिस इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए कौन सा पॉइंट जिक्र किया गया ऑप्शंस में, मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन द एवरेज कॉस्ट। बिल्कुल, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है। सो दिस इज द लेवल ऑफ आउटपुट जहां पर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म ऑपरेट करती है जब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन डी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज ऑप्शन ए वर्टिकल, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी पॉजिटिवली स्लोप्ड, ऑप्शन डी नेगेटिवली स्लोप्ड। सो हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते हैं। सो जो मार्केट फोर्सेज है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट फॉलो करना पड़ता है फर्म्स को अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो इस तरीके से हमारे पास कर्व आती है डिमांड कर्व, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, और यहीं पे हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू भी एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसी है फर्म की, हॉरिजॉन्टल है, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे इलास्टिसिटी होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जो डिमांड कर्व होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट्स एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड देयर प्राइसिंग इन इंडिया बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन बी परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन सी मोनोपोली, ऑप्शन डी ओलिगोपोली। सो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पाए जाते हैं, जहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, डिफरेंट कंपनीज दे रही हैं, सेम पर्पज सॉल्व कर रहे हैं, बट जो आपस में जो इनके फीचर्स हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है।
मतलब कि डिफरेंशिएशन वाला जो फीचर है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला फीचर जो है सर्व कर रही है ये प्रोडक्ट्स, तो इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर इन्हें कंसीडर किया जाता है. सो आंसर इज ऑप्शन ए है. Next question है, in a perfectly competitive market, a firm in the long run operates at the level of output where. So long run में perfectly competitive firms जो है उस level of output पे operate करती हैं जहां पर firms को normal profits मिलते हैं, जहां पे firms normal profits earn कर पाती है. और normal profits कौन सा point होगा normal profits का, जहां पर average revenue, marginal revenue, average cost, marginal cost ये सब एक दूसरे के equal होंगे. So correct answer यहाँ पे बनेगा option D. Next is a rightward shift in demand curve indicates a decrease in supply, increase in quantity supplied, an increase in supply over the previous year, law of variable proportion. So यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डिमांड कर्व जो है उसमें राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो यहाँ पर पहुंच गई है. ठीक है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? डिक्रीज इन सप्लाई. डिक्रीज इन सप्लाई नहीं होगा क्योंकि डिक्रीज इन सप्लाई कॉजेज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, हो सकता है. एन इंक्रीज इन सप्लाई ओवर द प्रीवियस ईयर, ये भी हो सकता है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं होगा. अब बी और सी में से जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी. वाई? बिकॉज क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाइड हमारे सिंगल पॉइंट की बात करती है सप्लाई कर्व की. ठीक है ना, क्वांटिटी सप्लाइड ओनली डील्स विद वन स्पेसिफिक मार्केट प्राइस एंड वन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी. लेकिन सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, सप्लाई में ऑल पॉसिबल मार्केट प्राइसेस आते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी आती है. तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ऑप्शन सी बनेगा, एन इंक्रीज इन सप्लाई ओवर द प्रीवियस ईयर. क्वांटिटी सप्लाइड नहीं होगा. सो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई में, राइट? Next is, there are no exceptions to the law of demand in case of given goods, normal goods, articles of conspicuous consumption, ignorance of the consumer. So यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, because normal good is not an exception to the law of demand. लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस है वो सभी exceptions to the law of demand है. Next question, a decrease in supply will have the greatest effect on price when products demand is. So greatest effect on price means price में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है सप्लाई कम होने पर. So इस केस में डिमांड कैसी होगी? So जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश किया करो, उससे आंसर जल्दी समझ में आ जाता है और वेरीफाई भी हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम. बोला गया है कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, तो इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी हम ड्रॉ कर लेते हैं. ये इनिशियल प्राइस और ये इनिशियल क्वांटिटी है. प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में कुछ नहीं गिवन यहाँ पे, तो क्वांटिटी डिमांडेड में मतलब कि कम चेंज होगा. सो यहाँ पे डिमांड कर्व हमारी कैसी होगी? डिमांड कर्व हमारी यहाँ पे स्टीपर है. इट मींस कि प्रोडक्ट डिमांड इज इन इलास्टिक. सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी. अगला सवाल है, इफ प्राइस ऑफ एनी कॉमोडिटी डिक्रीजेस बाय 20% एंड डिमांड फॉर दैट कॉमोडिटी इंक्रीजेस बाय 40%, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी. सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो ऐसी सिचुएशन कौन सी होती है हमारी? हाईली इलास्टिक. तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी. चलिए अगला सवाल है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एप्रोप्रिएट व्हेन. पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है जहां पर नया प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर की जाती है लो प्राइस पे. मतलब इनिशियली हमारा जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है वो लो प्राइस पे लॉन्च किया है ताकि कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सके. और कस्टमर ज्यादा से ज्यादा तभी अट्रैक्ट होते हैं अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो हाईली इलास्टिक होती है. ठीक है ना, सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में लेकिन एक और नया प्रोडक्ट उसके जैसा लॉन्च किया है लो प्राइस पे, तो अल्टीमेटली कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, लेकिन तभी अट्रैक्ट होंगे अगर उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड हाईली इलास्टिक होगी. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो है ऑप्शन सी. राइट, सो आपको ध्यान रखना है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एप्रोप्रिएट व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द मार्केट इज हाईली इलास्टिक, यानी कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. नेक्स्ट यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें बोला गया कि डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. बिल्कुल ठीक है, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होती है और वो नेगेटिव स्लोप क्या शो करता है? दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. रीजन इसका बोला गया दिस अप्लाइज ओनली टू गिवन गुड्स. तो ये तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज गिवन गुड्स तो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है. गिवन गुड्स तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में. सो इस क्वेश्चन में हमारा असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन गलत है. सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी.
Next question, in which type of market situation competitors offer same type of products and services for the same price with no differentiation? सो परफेक्ट कंपटीशन की बात की गई है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स की बात की गई है, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, यानी कि क्वालिटी, साइज, कलर सब सेम है, ठीक है, सेम ही प्राइस है, किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं है, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है, तो ये किसका फीचर है? परफेक्ट कंपटीशन का। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। Now next question, the king-shaped revenue curve of a firm relates to which one type of the market structure? परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपॉली, मोनोपॉली या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो गलती होने के चांसेस बनते ही नहीं थे। किंग डिमांड कर्व या किंग शेप्ड रेवेन्यू कर्व बोलिए, इसे हम ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 बनेगा। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक होता है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, पैरेलल टू। Assertion में statement given a total utility will be maximum when margin utility to price of respective products are equal. सो यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी की बात की गई है, बोला गया है कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा जब मार्जिन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स जब इक्वल होंगे, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जब आप कंज्यूम कर रहे हो और उसमें पैसा लगा रहे हो, तो टोटल यूटिलिटी तब मैक्सिमम होगा जब मार्जिन यूटिलिटी जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस वो इक्वल होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, यही कहता है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, है ना। और रीजन में बोला गया डेविएशन फ्रॉम द सिचुएशन लीड्स टू द रिडक्शन इन मैक्सिमम यूटिलिटी। बिल्कुल, जब आप इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, अब इस पॉइंट से अगर आप डेविएट होंगे तो मैक्सिमम यूटिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। सो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो असर्शन और रीजनिंग में गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपेरिकल स्टडीज इंडिकेट दैट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज। सिमिलर क्वेश्चन है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की अभी हमने बात की, वही आपको बताना है कि इंपेरिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग, यानी कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है मॉडर्न थियरीज के अकॉर्डिंग, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप कैसी रहती है? एल शेप, यू शेप, एस शेप या फिर वी शेप? तो बिल्कुल अभी हमने पढ़ा एल शेप की होती है, ठीक है। रीजन हमने अभी देख लिया लास्ट क्वेश्चन में। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो यहाँ पर हम अपनी डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड तक सेशन में बने रहने के लिए। और अगर आपको सेशन आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस देखने को मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से होती रहे। पहले भी आपको बता चुके हैं कि एवी स्टडी क्लासेस आपको मल्टीपल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट का, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पीजीटी कॉमर्स के लिए। सो आप उन सभी कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, एंड आप हमारी ऐप पर भी इन सभी कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए जी, सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।